यस। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टडी कैपिटल। मैं हूं आपका सुमित कुमार, आपका पॉलिटिकल साइंस मेंटर। वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट एज अ स्टूडेंट एंड वी आर वेरी डिलाइटेड टू अनाउंस दैट आवर स्टूडेंट रितिका पॉल इज़ हियर विथ अस। और आज वो अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी जर्नी जो है शेयर करेंगी, किस तरीके से उन्होंने जो है वो CUT PG के लिए तैयारी करी और किस तरीके से आज उनका फाइनली BHU में सिलेक्शन हो गया है। और एज अ स्टडी कैपिटल फैमिली वी ऑल आर वेरी हैप्पी। और हम जानने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में कि ऋतिका ने किस तरीके से मेहनत करी, क्या उनका जर्नी रहा, किस तरीके से उन्होंने सिलेबस कवर किया, और भी जो चीज़ें होती हैं एक प्रिपरेशन में ज़रूरी, वो सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे आज के क्लास में। और वी वेलकम यू ऋतिका फ्रॉम ऑल स्टडी कैपिटल फैमिली। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, है ना। और सबसे पहले तो आप स्टार्ट कीजिए अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से कि बच्चे आपको जान पाए, आने वाले जो भी बच्चे हैं, है ना। थैंक यू फर्स्टली फॉर इनवाइटिंग मी आउट हियर। मैं रियली बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उस मौके के लिए। तो मेरा जो स्कूलिंग है वो मेरा होम टाउन से कंप्लीट हुई है। वहाँ पे मैं पहले ICSE बोर्ड से, फिर CBSE में शिफ्ट हुई, फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन BHU से कंप्लीट किए, फिर अभी मास्टर्स के लिए अप्लाई किए हैं BHU में और हो भी गई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो आपको मैं BHU के लिए बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि देखिए वी आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ BHU। एंड BHU, डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, वेर एवरी डिपार्टमेंट हैव देयर हिस्टोरिकल लेगेसी एंड एवरी पाथ लीड्स टू अ नॉलेज, है ना। तो बहुत बच्चों का ड्रीम होता है कि वो BHU में आए, पढ़ाई करें, और फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया है। तो वाई BHU पर्टिकुलरली, ये क्वेश्चन मेरा है और काफ़ी बच्चों का भी है। थैंक यू। इसके पीछे थोड़ा मेरा पास्ट भी है कि जब मैं क्लास 7 में थी तो मैं फ़र्स्ट टाइम बनारस आई थी। तो यहाँ पे ड्राइवर जो थे, हम लोग को जो टूर गाइड थे, वो हम लोग को बोले कि एक बार आप लोग BHU ज़रूर घूमिए। तो हम लोग आए BHU, और जो फर्स्ट साइट थी वो गेट की। तो वो दैट गेट रियली मेस्मराइज्ड मी अ लॉट। तो आई उसी पॉइंट ऑफ लाइफ में मैं डिसाइड कर ली थी। नो, द BHU मेन गेट, मेन गेट। तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने डिसाइड कर ली थी मुझे करना है तो यहीं से करना है, कहीं और से नहीं। तो फिर 10 के बाद 12 हो गया, फिर उसके बाद BHU के लिए ही मैं सिर्फ पेपर दी थी ग्रेजुएशन में। तब तो ये CUT नहीं होती थी, सिर्फ अलग अलग पेपर होते थे यूनिवर्सिटीज़ के, और वो निकल भी गई थी। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। उसके बाद BHU में पढ़ना, यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करना, फिर फैकल्टीज से मिलना, फिर मास्टर्स भी घर से बोले कि यहाँ से करो, अच्छा है मास्टर्स। तो मुझे भी था कि नहीं BHU से ही करना है। अब तो फैमिली बन चुका है, पूरा घर जैसा माहौल है, तो हम नहीं, BHU ही है जैसा। तो आपके लिए ये रीज़न रहा पर्टिकुलरली, ऋत्विका जो है MMB कॉलेज, जो कि एक एफिलेटेड कॉलेज है और BHU का पार्ट है, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई करी है। और तब से ही मैं कह रहा हूँ कि ऋतिका ने भी यही बात पे सहमति जताई कि उनका एक सपना था कि वो BHU में पढ़ें। और कैंपस बिल्कुल वाकई बहुत ही ज़्यादा सुंदर है कैंपस, और बहुत वीटी है, तमाम चीज़ें हैं यहाँ देखने को। तो ये सारी रीजन भी हैं जिससे कि आप BHU चुन सकते हैं, राइट। एक क्वेश्चन है ऋतिका, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉप लेते हैं, राइट। तो आपका क्या ये ड्रॉप ईयर था? जी, मैंने 1 साल ड्रॉप लिया है। मेरा 24 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद 1 साल मैं घर पे रही हूँ। फिर मैंने इस साल पेपर दी एंड निकल भी गई, एंड आई एम वेरी थैंकफुल BHU भी मिल गई मुझे। तो ड्रॉप ड्रॉप जो भी ड्रॉप लेते हैं स्टूडेंट, उनके लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेस रहता है, या फिर क्या, मतलब वो किस तरीके से उनको जो है स्ट्रेटेजी, एक तरीके का अपनाना चाहिए? स्ट्रेटेजी पे तो हम बाद में भी आएंगे, बट ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स के लिए ऐसा क्या अलग होता है नॉर्मल स्टूडेंट्स के एज कंपेरिजन? फर्स्टली तो जब ड्रॉप तो ले लेते हैं, उसके बाद घर भी चले जाते हैं। फिर ऐसा, फिर कुछ टाइम बाद लगता है कि अगर लाइफ में इसके आगे कुछ कहीं पे बढ़ नहीं पाए। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है, पर्टिकुलरली बहुत बार हुई है। घर से भी बोला गया अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। ये प्रेशर रहती है घर से भी कि बच्चे घर पे बैठे ना रह जाए। तो माँ बाप का भी टेंशन होता है कि हम कुछ उनके लिए करें। तो फिर इस टाइम पे मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि एंजाइटी जो होती है वो तो होगी, डिप्रेशन की फेजेस भी आएगी कि मैं अगर कुछ कर नहीं पाई।
पर अपने पे भरोसा रखना चाहिए। जो मैं इतनी बार खुद रात रात में रोई हूँ कि बस मेरा हो जाए कहीं पे अच्छा। तो फिर मेरे पे कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मैं कर लूँगी, मैं जब पहले भी की हूँ तो मैं इस बार भी कर लूँगी। तो वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और एक डेडिकेशन रहना चाहिए हर रोज़ की पढ़ाई का। एक रूटीन होना चाहिए कि नहीं, इतना टाइम सिर्फ मेरे लिए है और पढ़ाई करना है इतने टाइम, उस टाइम पे कुछ मत करो। फिर बाकी तो दिन पड़ा रहता है, कुछ भी करो उसमें। यस। तो बिल्कुल आपका ड्रॉप ईयर था और इसमें बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक स्ट्रेस एक्स्ट्रा होता है कि मेरा एक साल और बर्बाद ना हो, इसकी चिंता लगातार होती रहती है। एक और जो क्वेश्चन है रितिका मेरा आपसे वो ये है कि आपने सीयूईटी पीजी क्लियर किया 2025 में, और एक क्वेश्चन ये है कि हमें क्यों सीयूईटी पीजी देना चाहिए। मतलब आप अपने करियर पर्सपेक्टिव से भी आप अपना आंसर दे सकते हैं कि भैया क्यों हमें देना चाहिए, है ना। ऐसा क्या है सीयूईटी पीजी की, हम अदर कोर्सेज भी कर सकते हैं ना, लेकिन सीयूईटी पीजी ही क्यों। सीयूईटी पीजी देखिए, फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। बहुत बच्चों का ये ड्रीम रहती है मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढूँ, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी है पर सेंट्रल में पढ़ना वो एक अलग ही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, अलग सराउंडिंग्स होती है, नॉलेज गेन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एवरीथिंग। तो प्लस यहाँ पे सिर्फ एक दो कोर्सेज नहीं, अगर आप सीयूईटी देते हैं तो आप हर फील्ड में कर सकते हैं, चाहे वो एमबीए हो, चाहे वो आपका कोई प्रोफेशनल कोर्स हो, या फिर आपका कोई स्टडी बेस्ड एकेडमिकल कोर्सेज हो। तो हर चीज़ के लिए ऑप्शन है। तो अगर इस एग्ज़ाम के दौरान स्ट्रेसेस आती है, पर इस एग्ज़ाम को अगर आप सीरियसली लेते हैं तो ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी खोल देते हैं कि यहाँ से आप ये कर सकते हैं, इस लाइन से जाएंगे तो आपके आगे क्या क्या ऑप्शंस है। तो ये सब खुल जाता है ऑप्शंस। बाकी अगर प्राइवेट में देखें तो फिर सिलेक्टेड है चीज़ें है, उसमें आपका पैसे भी ज़्यादा लगता है और हाँ, ये आपका एक मॉनेटरी, एक तरीके से मोनेटरी हेल्पफुल वैल्यू। है कि आप जो है बहुत ही आप बिना पैसे, मतलब आपको ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ रहा और आपको उतना ज्यादा जो है वो जी। एक तरीके से जो है आपको उस इन्वायरमेंट में रहने का मौका मिल रहा है जी। जहाँ पे बहुत लोग एडमायर करते हैं कि मैं मुझे वहां पे होना जी, चाहिए। बहुत नॉमिनल फी में सेंट्रल में पढ़ सकते हैं आप। बिल्कुल। जहाँ पे, क्योंकि बच्चे सिर्फ बड़े खानदान से नहीं आते, बहुत गरीब से गरीब बच्चे भी आते हैं, उनका वो नहीं हो पाता है उतना मॉनेटरी वैल्यू। तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि हमारा कहीं पे अच्छा जगह निकल जाए, अच्छे मतलब प्रीमियम इंस्टीट्यूट में पढ़े। तो सीयूईटी इज द बेस्ट पेपर यू कैन गिव। ये काफ़ी बिल्कुल जेन्युइन सा आंसर डियर स्टूडेंट्स की सीयूईटी पीजी के थ्रू आप जो देश के तमाम विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने होते हैं। साथ साथ आपको वो इन्वायरमेंट मिलता है जिससे कि आप अपने पर्सनैलिटी का ग्रोथ कर सकते हैं ना। केवल एक ऐसा ऐसा नहीं कि आप क्लासेस कर रहे हैं और उससे ही आपका हर चीज़ हो रहा है, नहीं, आपको एक इन्वायरमेंट मिलती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नाउ इट इज़ मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन फॉर यू ऋत्विका। दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट सिलेबस एंड स्ट्रैटेजी। आपने किस तरीके से अपनी सिलेबस को कवर करा, है ना, कैसे स्टार्ट करा और स्ट्रैटेजी क्या रही, टू बी वेरी पर्टिकुलर। फर्स्टली तो मैं सिलेबस पहले जो जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं वाइट शीट ली, A4 शीट, उसमें जो जो है मैंने नोट डाउन की कि आयान में ये टॉपिक्स कवर करना है, आईपीटी में इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में ये कवर करना है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में ये कवर करना है, वेस्टर्न में ये कवर करना है, ये थिंकर्स है। तो जो भी थे मैंने सब नोट डाउन किए कि ये करना है। फिर एक एक जो ब्रॉड टॉपिक है, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन ले लिया, तो उसमें मैं टॉपिक उठाई कि मुझे रियलिज्म कवर करनी है। तो रियलिज्म के मैं फिर जो जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वो मैं देखी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर मैं, प्रीवियस क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हो हाँ, जाता है ना, आप प्रीवियस ईयर एक आइडिया लेते क्वेश्चंस हैं किस तरीके वो से। बेसिक होती है, बिल्कुल। क्योंकि उसके बिना आप आगे का अप्रोच नहीं, उसके बिना आप आगे का अप्रोच नहीं समझ पाएंगे कि किस वे में जाए हम लोग। फिर क्लासेस लिए, सर के क्लासेस बहुत हेल्पफुल रहे मेरे लिए। फिर उसके बाद जैसे कि स्ट्रैटेजी के बताए, मैं दिन में 4 घंटा अपने लिए फिक्स रखती ये थी। 4 घंटा मुझे एनी हाँ, हाउ देना एनी हाउ देना है, या तो मुझे सुबह देना है, या शाम, या फिर रात में देना है। तो पहले के 2 महीने मेरा यही स्ट्रैटेजी थी, मैं 4 घंटा अपने लिए निकालूंगी। उसके बाद जैसे फेबररी आई, फेबररी में मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दी, मैं 8 घंटा पढ़ने लग गई।
तो वहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर क्लासेस लेना, फिर थ्योरीज को रिवाइज करना बार बार करके। फिर जैसे जैसे पेपर सामने आते गए तो मैं दिन के पूरे पूरे दिन भी पढ़ी हूँ। मतलब एक हफ्ता तो लिटरली मैं 20 घंटा पढ़ी हूँ। यस, लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उस 20 घंटे तक मैं पढ़ी हूँ, मुझे ये याद है। एक तरीके से एक कहते हैं ना डिस्क्लेमर है कि आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, भले ही 20 घंटे नहीं है ना, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट पे डिपेंड करता जी, है। ये बात बट है। ये मैटर करता है कि आप मेहनत जरूर कर रहे हैं ना, खास करके एग्जाम से 10 दिन या एक वीक पहले, राइट। किसी को 20 घंटे नहीं, किसी को 12 घंटा में हो जाए, पर मुझे थोड़ा वो होती कि मैं पूरे एकदम टॉप से डाउन तक कवर करूँ जो भी है, तो मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगती है। एक और क्वेरी मेरे दिमाग में आ रही जो जी। स्टूडेंट्स काफ़ी बार पूछते हैं कि सर जो सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम होता है, जो पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है, उसमें एक डिलेमा होता है ऋत्विका, कि हम कंसेप्चुअल पढ़ें या फैक्चुअल पढ़ें। मतलब आप देखेंगे थ्योरीज भी हैं, फिलॉसफी भी हैं, जिसमें कि आपको कंसेप्ट्स याद करने होते हैं, और अगर आप एग्ज़ाम के पैटर्न को देखिए तो आपको पता चलता है ऑब्जेक्टिव है और फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इन दो डिलेमा को हम कैसे मैनेज करें, वेदर वी शुड गो फॉर फैक्चुअल और वी शुड गो फॉर कंसेप्चुअल, राइट। एक क्वेश्चन तो ये था, और दूसरा ये क्वेश्चन मेरा ये है कि जो है हमें बेसिक्स पे कैसे कमांड करना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है स्टूडेंट्स बहुत रश में होते हैं और उनको लगता है कि रट लो यार, बुक का नाम रट लो, उसके बाद ऑथर्स का नाम रट लो, हो गया, वो कंसेप्ट्स पे नहीं ध्यान देते हैं ना। तो ये एक प्रॉब्लम जो आपने खुद डील करा है, आप बता सकती हैं अच्छे से। कंसेप्चुअल और फैक्चुअल, पहले मैं ये आंसर कर लेती हूँ। दोनों आते हैं, दोनों आते हैं, और दोनों में आपको इक्वली ध्यान देना है, क्योंकि अगर जब तक आप कंसेप्ट नहीं जानेंगे तब तक आप फैक्ट्स को आंसर नहीं कर पाएंगे। ये वाइस वर्सा एप्लीकेबल नहीं है, पर फैक्ट्स के लिए आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसके लिए आपको सही में रटना पड़ता है। तो जैसे कि बुक्स के नेम हो गए, ऑथर्स के कौन सा क्या थ्योरीज है वगैरह वगैरह, वो सब कुछ हो गया, उसमें तो रटना पड़ता है। कंसेप्ट जैसे मैं टॉपिक उठा लूँ, अगर बेसिकली ये सब आ जाती है कि आईपीटी में ज़्यादा, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में और इंटरनेशनल रिलेशंस में जो भी थॉट्स वगैरह, रियलिज्म ले ले, फिर स्ट्रक्चरल न्यूरलिज्म ले ले, इन सब चीज़ों में जब तक आप कंसेप्ट को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उस चीज़ पे फैक्ट को आंसर नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो कंसेप्ट पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली आईआर वाले सेक्शन में, जिसमें यस। कि आपको नियो रियलिज्म पढ़ना पड़ता हाँ। है, आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल रियलिज्म, व्हाट इज डिफरेंस डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव रियलिज्म, देयर ऑफेंसिव आर लॉट मोर रियलिज्म, कंसेप्चुअल थिंग्स, राइट। लिबरलिज्म, ये सब कुछ आ जाती है उसके अंदर। तो आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि आपको जो है कंसेप्ट्स पे भी ध्यान देने हैं, बेसिक्स पे भी ध्यान देने हैं, और साथ साथ आपको फैक्चुअल चीज़ें भी करनी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम एक बढ़ते हैं आगे, और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आपने सिलेबस भी देखा होगा, किस पोर्शन को हमें पहले टारगेट करना चाहिए, या कौन सा पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यूँ तो सभी इंपॉर्टेंट है, बट एक होता है पोर्शन जो लेंदी होता है और बड़ी टफ टू कवर होता है, तो आप उसके बारे में। लेंदी पोर्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में बोलूँगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें कवर करने पड़ते हैं। उसके बाद आपका थिंकर्स वेस्टर्न आते हैं, वेस्टर्न में भी आपका 6-7 थिंकर्स है, इंडियन थिंकर्स भी बहुत सारे हैं। तो उसके बाद आती है आईआर के टॉपिक्स, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आपके छोटे मोटे ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो सब तो सेकेंडरी है। पर पहले अगर मैं पर्सनली बोलूँ, मेरे लिए आईपीटी थी, थिंकर्स थे और आईआर थे। और ये आईपीटी एज कंपेयर टू अदर यूनिट्स बहुत छोटा है, मतलब मुश्किल से 5 थिंकर्स हैं, लेकिन किसी किसी स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कि आईपीटी थोड़ा टफ, हाँ, राइट। आपके लिए आईपी मेरे लिए थोड़ा टफ रही है वेस्टर्न के लिए, क्योंकि आईपीटी में ज़्यादा फैक्ट्स है, फैक्ट्स वो बस रटा रटा फैक्ट्स है, क्वेश्चंस भी उस पर कम आते हैं। और वेस्टर्न में जो थिंकर्स हैं उनके थॉट्स बहुत ब्रॉड है और होराइजन बहुत ज़्यादा है उसका, तो वो कवर करने में टाइम भी लगती है। बच्चा अगर ये सोच ले कि नहीं इसमें क्या ही है, बस थिंकर्स है, कुछ कुछ नाम नोट कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं कि कुछ कुछ बस फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं उसमें, पर वो वही फैक्ट्स
अगर तुम पेपर में जब देने जाओगे तो फिर ऐसा हो जाता है कि मैं तो ये पढ़ी हूँ पर मैं आंसर क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो उसके लिए आईपीटी, सॉरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के वो चीज़ मेरे थोड़ा हैवी हो गई थी, पर मैंने कवर की उस चीज़ को, जेन्युइनली टाइम दी हूँ। उसके बाद मैं आईआर को टाइम दी हूँ। फिर मैं हाँ, गवर्नेंस को टाइम दी हूँ। फिर मैं पॉलिटिकल थॉट को टाइम दी हूँ, इंडियन पॉलिटिकल थॉट को। मतलब ओवरऑल आपने पर्याप्त समय सभी पे हम्म। दिया है। मतलब एक ये होता है कि चलिए ठीक है, थोड़ा छोटा यूनिट होता है, एनालाइज कर हाँ, पाते ये हैं। चीज़ है, बच्चे सोचते हैं कि छोटा यूनिट है जल्दी कवर हो जाएंगे, लास्ट में कवर करेंगे। पर वही छोटा यूनिट में जब हम लोग कवर करने जाते हैं तो लिखते हैं नहीं, इसमें बहुत चीज़ें हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स है, तो वो तब हो जाते हैं कि अच्छे से कवर नहीं कर पाते हैं। तो ये कंक्लूजन निकल के आया है कि आपको हर एक यूनिट पे बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान देना है, लेकिन आप जो है अपने कन्वीनियंस, राइट रितिका, अपने कन्वीनियंस, आई मीन टू से कि अगर आपको लग रहा है कि कोई यूनिट जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड है या आप इजीली कवर कर सकते हैं, तो आप उसे थोड़े दिन के लिए रख सकते हैं कि चलो मुझे मुझे उसके बाद में पढ़ना है। लेकिन एक कंडीशन ये है कि आपको उसके सीरियसली लेना और बाद में उसे पढ़ना भी है, राइट। तो आप ये कन्वीनियंस के हिसाब से ये चीज़ कर सकते हैं। एक जो क्वेश्चन होता है कि सर जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं ऋत्विका, तो अलग ही एनजाइटी होती है, एक अलग ही मतलब लगता है कि जो है इजी पेपर भी हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है, मतलब एक फर्स्ट एक्सप्रेशन के साथ देख के। तो वो एक जो एनजाइटी को आपने मैनेज कैसे किया, और जब आपने जो है पहले पेपर को देखा अपने एग्जाम सेंटर में, तो आपका रिएक्शन क्या था? एग्ज़ाम देने से पहले सर ने बहुत ज़्यादा गाइड किया। सर बोले थे कि आप खुद बोले थे कि पेपर देख के घबराना नहीं है, तो आई लिटरली टुक दैट कि पहले जो 10-15 मिनट टाइम मिलता है बच्चों को, आई थिंक आधा घंटा टाइम मिलता है सेटल होने की, मेंटल काम डाउन होने के लिए, तो मैं वो उसमें कुछ नहीं की, मैं पेपर के बारे में सोची भी नहीं, मैं पेपर देने आई हूँ। मैं बस जो पढ़ी हूँ वो मैं दिमाग में ऐसे नॉर्मली जैसे बैठे रहते रिवाइज करते, मैं वही चल रही थी। तो आधे घंटे मैंने ये किया, काम डाउन, ये पानी पी, मैंने बगल में पूछी कि आप नाम वाम पूछे कहाँ से है, ऐसा रिलैक्स। रिलैक्स रहना, कि फ्रेंडली माहौल बना लो एक। उसके बाद जब पेपर शुरू हुआ मैं देखी कि मुझे पहले के 5-6 क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, तो मुझे पहले मैंने वो स्किप कर गई, मैं उस पर ध्यान ही नहीं दी। फिर मुझे आने लगा, क्वेश्चंस आने लगी, तो जैसे जैसे आने लगा मैं क्लिक करती गई, मैं टिक करती गई। फिर बाद में जब पेपर लगभग ख़त्म होने आया तब मैं उन क्वेश्चंस पे वापस आई। तो फिर जब मैं वो सब कर रही थी, फिर मैं अच्छे से पढ़ी, तो मेरे को आ रही थी क्वेश्चंस, मेरे को पता चल गया इसका आंसर क्या है। तो आई रियलाइज कि जो जब फर्स्टली क्वेश्चंस नहीं आते तब पैनिक मत करो, क्योंकि पैनिक करेंगे तो जो अभी बाद में आएंगे क्वेश्चंस वो भी हम लोग गलत कर देंगे, वो गलत कर देंगे। और अगर वो कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, अगर वो गलत कर दिए तो बहुत पीछे हो जाएंगे मार्क्स में। ये मतलब एक जो एवरेज जो रेस हाँ, होता है, आप रेस से ही बाहर उस रेस से ही बाहर निकल जाएंगे। तो जो प्रॉपर फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे जो आना क्वेश्चंस चाहिए, अगर वो गलत करते हैं तो फिर सीबीटी पेपर देने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। ऐसे मेरे पेपर में भी 10-15 क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो मतलब पढ़े ही नहीं है, मतलब जितना भी माथा फोड़ लो उसको आप आएगा ही नहीं पढ़ करना, तो वो मैं जनरली छोड़ दी। और ऐसे जो कॉम्पिटिटिव पेपर्स होते हैं उसमें सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स तक लाना है, और उतना मार्क्स अब कवर कर लो। उसके बाद अगर आपको वो 10-15 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो आप करिए, वो आपकी रिक्स लेके करिए, 5 क्वेश्चंस कर लीजिए, उसके ज़्यादा मुझे नहीं लगती कि करना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से ऋत्विका ने बताया कि शुरुआती तौर पे आपको अपने आप को काम रखना है, कूल रखना है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप टेंशन में होते हैं तो आप आते हुए क्वेश्चंस भी गलत कर जाते हैं और उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा लॉस झेलने को मिलता है। तो अपने आप को कूल रखना है और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको हेल्दीली जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो हैंडल करना है, राइट। तो बिल्कुल ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, एक अच्छा आंसर रहा ऋत्विका। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। आप अगर शॉर्ट में, चूंकि मुझे पता है कि कई दफ़ा होता है कि आप मल्टीपल सोर्स से आपने पढ़ाई की होती है, इंक्लूडिंग आर क्लास नोट्स एंड ऑल, तो अगर आप कोई बुक लिस्ट सजेस्ट करना चाहती हैं, कोई स्पेसिफिक बुक हो जो आपको ध्यान में हो और स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकती है, तो आप प्लीज़ एक बार। मेरा प्राइमरी सोर्स तो क्लासेस थी। उसके बाद आप जो नोट्स प्रोवाइड करते थे उस पे मैंने बहुत ज़्यादा डिपेंड की है। क्वेश्चंस जो प्रोवाइड किए जाते थे वो मैंने रिपीटेड सॉल्व की है बहुत मल्टीपल टाइम्स। एक बुक जो मैं ली थी वो है आर गुप्ता की,
सी यस CUET PG की आर गुप्ता। उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स अच्छे से चैप्टर वाइज उसमें समझाया गया है, और बाद में उसमें क्वेश्चंस भी दी गई है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है। तो वो चीज़ मेरे लिए हेल्पफुल रही है। और बाकी अगर कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स है तो मैं वो गूगल में सर्च की हूँ उस पर। OP Goba, I don't think so much. I didn't rely on it too much. I took the notes of classes, previous year questions, and yeah, repeated solving. Enough for me. वेरी गुड। तो देखिए कई दफ़ा ऐसा होता है, मैंने आपको भी कई बार कहा है कि देखिए मैंने ओपी गावा काफ़ी स्टूडेंट्स को सजेस्ट किया। ऋत्विका आपने ओरिएंटेशन करा होगा तो उसमें भी मैंने सजेस्ट करा था, और कई स्टूडेंट्स को वो हेल्प करता है। जैसे ऋत्विका कह रही कि उन्हें उतना सूटेबल नहीं लगा तो उन्होंने अपने सोर्सेज बनाए, राइट। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई लिमिट नहीं है, आपको जहाँ अच्छा सोर्स मिलता है आप पढ़िए, लेकिन क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रोज़ाना की क्लास में जुड़िए, है ना। क्योंकि जैसे क्लास अगर मिस कर देते हैं तो वो हम लोग उतने अच्छे से समझ नहीं पाए। ऑनलाइन क्लासेस जितना चाहे मतलब ऑन लाइव क्लासेस लेना, क्योंकि उस टाइम पे जितना हम लोग का थॉट्स आते रहते हैं पढ़ते पढ़ते, तो वो थॉट्स हम उस टाइम पे पूछ सकते हैं जो बाद में नहीं कर सकते। ये चीज़ मेरे साथ हुई है, मैं खुद काफ़ी सारे लाइव क्लासेस मिस की हूँ, तो उस पॉइंट में मुझे याद आई कि ये चीज़ क्या होगा। तो फिर मुझे रिग्रेट हुई कि नहीं, हाँ पर्सनल पूछना पड़ता, या फिर मुझे गूगल में उस चीज़ को सर्च करना पड़ता, बहुत ज़्यादा लफड़े हो जाते उसके बाद। तो इसलिए लाइव क्लासेस ज़रूर अटेंड करना है। रिकॉर्डेड कैन नॉट बी द अल्टरनेटिव ऑफ लाइव क्लासेस। कई बार स्टूडेंट्स को मिसकंसेप्शन होता है, सर आराम करते हैं, है ना, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है और हम बाद में पढ़ाई कर लेंगे, और जो कि कभी नहीं होता है ना। कई बार आपको इंस्टेंट क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ, हुआ तो क्यों हुआ। और एज अ टीचर मैं बताऊं ऋत्विका, तो मुझे भी ये लगता है कि बच्चे जब लाइव क्लास में जुड़ते हैं और वो क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे भी इंटरेस्ट आता है कि मैं जितना ज़्यादा हो सके इंगेजिंग हो जाता है ना, मोनोटोनस नहीं होता है। तो दैट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। एक जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो स्टडी कैपिटल का आपका एक्सपीरियंस रहा, आप थोड़ा उसके बारे में बताइए कि हमारे एज अ क्लास एक्सपीरियंस, एज अ स्टूडेंट आपका क्या रहा, हमारे टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ्स के साथ आपका किस तरीके से एक्सपीरियंस रहा, एक बार बता सकते थैंक यू। फर्स्टली तो सही में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सर का गाइडेंस बहुत हेल्पफुल रही है मेरे लिए। अगर मुझे पर्सनल कभी भी दिक्कत होती थी, मैं सबसे पहले सर को मैसेज करती थी कि सर इसका क्या होगा। तो सर जब भी फ्री होते थे, रात के अगर वो 1 बजे भी हो, तो वो मुझे मैसेज का रिप्लाई ज़रूर मिलती थी। बाकी स्टाफ वगैरह बहुत हेल्पफुल रहे एडमिशन प्रोसेस में, फिर गाइडेंस में अगर कहीं पे भी कुछ दिक्कत हो रही है तो स्टाफ हमेशा हेल्पफुल और ऑन द स्पॉट रहे हैं कि सॉर्ट आउट करने के लिए चीज़ें। सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत लाइक लिटरली, नहीं सर आप सीरियसली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और लाइक लिटरली जैसे बड़े भाई की तरह वो गाइड करते हैं। और कहीं पे भी कुछ भी जेन्युइन से जेन्युइन डाउट हो या फिर नॉर्मल से नॉर्मल डाउट हो, वो सब चीज़ें रिप्लाई करते हैं, चाहे वो उस पॉइंट पे करे या नहीं करे, वो बात एट द एंड में वो ज़रूर वो टेक करते हैं और उसका आंसर्स देते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड वर्ड्स ऋतिका। मुझे लगता है कि ये मेरी मेहनत से ज़्यादा कई ज़्यादा आपकी मेहनत है, क्योंकि खुशी होती है जब स्टूडेंट्स को आप देखते हैं कि वो जहाँ पे वो जाना चाहते थे वहाँ वो अभी हैं, और अपने स्टूडेंट्स से मिलकर भी बहुत अच्छा लगता है। ऑल्दो वी डू नॉट हैव वेरी मच एज डिफरेंस, एंड नाउ शी इज़ अ पार्ट ऑफ BHU, आई एम ऑल्सो हेयर अ पार्ट ऑफ BHU, एंड शी इज़ माई जूनियर बाय द वे। तो एक जो है एक फैमिली की तरह है, पूरी स्टडी कैपिटल एज अ फैमिली की तरह ये कोशिश करती है कि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ हमेशा कॉन्टैक्ट में रहें, और जितना ज़्यादा हो सके हम उनकी हेल्प करें, है ना। एकेडमिक्स में भी, अदर देन एकेडमिक्स में भी हम कोशिश करते हैं कि हम एक टच में रहें, राइट। तो ये एक अलग चीज़ रहा। और जो मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन है वो मॉक टेस्ट के बारे में, ठीक है। मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और क्यों ज़रूरी है मॉक टेस्ट करना। बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उसमें एक पेपर का पैटर्न होती है, उसमें पेपर का स्ट्रैटेजी होती है, किस टाइप की क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने कितने मॉक टेस्ट मैंने बहुत ज़्यादा मॉक टेक्स्ट लगाई थी। मैंने आप जो स्टडी कैपिटल से प्रोवाइड करते थे मॉक टेक्स्ट में वो भी लगाई थी। फिर मैं वेबसाइट्स कुछ है जैसे कि प्रेप करके एक वेबसाइट है, टेक्स्ट बुक करके एक वेबसाइट है, तो उसमें तो उस टाइम पे CUET PG के लिए ऐसे कुछ छोटे छोटे 4-5 ठो मॉक टेस्ट वो लोग अवेलेबल कर रहे थे फ्री में। तो जितने भी जहाँ पे भी मुझे फ्री ऐसे मिलते रहे मैं वो करती रही। और बाकी मैं कभी ऐसा वो नहीं सोची कि मॉक टेस्ट करके क्या होगा, मुझे तो सभी आती है। पर जब मॉक टेस्ट करते हैं वो एक तो स्पीड,
हाँ, रियलिटी चेक मिलती है कि यहाँ यहाँ पे लैग कर रहे हैं। और उसके बाद तो एक टाइम, टाइम कितना ले रहे हैं, टाइम कितना ले रहे हैं। एक क्वेश्चन में अगर आप 2 मिनट ही वेस्ट कर लिए तो बाकी आपका और 74 क्वेश्चंस है, वो आप कैसे कवर करेंगे। तो इसलिए वो टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, आपका लैग कहाँ कर रहे हैं वो दिखाता है, बाकी एक कॉन्फिडेंस देता है। उस चीज़ के बिना आई थिंक मॉक टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक खाने में जैसे नमक वैसे प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट है। तो ऋतिका ने बहुत ही सही जवाब दिया है डियर स्टूडेंट्स की मॉक टेस्ट आपको रियलिटी चेक देता है, आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है और साथ ही साथ आपको दिखाता है कि आप किस पोजीशन पे हैं ना। अल्टीमेटली वही मैटर करता है कि आप दूसरों से कितना बेहतर कर रहे हैं। हम्म। अगर आपको स्पीड नहीं है तो फिर इसका फायदा कोई फायदा नहीं है। तो बिल्कुल आप जो है स्पीड भी और टाइम मैनेजमेंट भी आप मॉक टेस्ट से सीख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि अनस्कीपेबल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है, इसे आप स्कीप नहीं कर सकते, राइट। तो बिल्कुल एक जो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे, दिस वुड बी अ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड कि जो है एक मैसेज आप जो आने वाले स्टूडेंट्स को देना चाहते हो वो आप दे सकते हैं, बिकॉज नाउ यू आर BHU और आपने और भी तमाम यूनिवर्सिटीज़ को क्लियर करा है लाइक HCU एंड DU एज वेल। तो जो है आप बता सकते हैं कि लास्ट मैसेज एक कि क्या होना चाहिए जो 2026 में स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए, है ना, एक लास्ट मैसेज फ्रॉम योर साइड। फर्स्टली खुद पे तो ट्रस्ट होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए कि मैं कर लूँगी, और टाइम टेबल अपने लिए फिक्स रहना चाहिए। एक आप 6 महीने ना पढ़िए, पर लास्ट का अगर आप 3 से 2 महीने भी अच्छे से टॉपिक कवर कर लेते, कि बहुत सारे क्रैश कोर्सेज आते, स्टडी कैपिटल के भी क्रैश कोर्सेज आते, अगर वो सब भी आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम कर लेंगे, अच्छे से क्लियर कर लेंगे। पैनिक नहीं करना है, क्योंकि पैनिक में हम लोग सोचते रहते हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा थॉट्स आते रहते हैं, ओवर थिंक करने लगते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करती है। तो जितना हम लोग सोचते कि पढ़ रहे, काफ़ी हद तक ऐसा होता है कि बुक खोल के बैठे हैं पर पढ़ कुछ नहीं रहे, पर वो नहीं करना है। जितना टाइम देना है वो जेन्युइनली देना है और खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है। और अच्छा मस्त खाते पीते रहो, घूमते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है 24 घंटा बैठे रहो, सब काम करो अपने लिए, 5-6 घंटा निकालो, पढ़ाई तो करना ही है ना। तो यही एक लास्ट मैसेज जो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ ये मैसेज रहा कि आपको इंजॉय भी करना है, आपको जो है तैयारी भी करनी है, आपको घूमना फिरना भी है, हर चीज़ करना है। और एज अ छोटे भाई बहन की तरह आपको ऋत्विका ने बहुत ही अच्छे तरीके से सलाह दिया कि पढ़ाई को आपको लाइटली नहीं लेना है ना, और सही समय पे स्टार्ट करना जो है बहुत ज़रूरी है। तो इसी मैसेज के साथ मैं आज के जो है प्रश्न को विराम देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से एक बार आई वुड लाइक टू थैंक ऋत्विका कि आप यहाँ पे आई हैं और हमारे साथ आपने समय बिताया। और ये वीडियो मुझे लगता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, जो भी हमारे बैचेस में आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। और बिल्कुल एक मेरा जो व्यक्तिगत मैसेज आपके लिए ये है कि आप जो है बिल्कुल सही समय पे आप स्टार्ट कर दें, ये आपके लिए आवश्यक है। सही गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है सही समय पे। और इसके लिए हमारे जो है एक जनरल इन्फॉर्मेशन की तरह मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पेड कोर्सेज है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आप अपने आप को जल्द से जल्द उसमें इनरोल करा लें, है ना। और आप प्लेलिस्ट पे भी विजिट कर सकते हैं, आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। एवरीथिंग यू विल गेट इन द सिंगल कोर्स, सो यू डोंट हैव टू रन हियर एंड देयर। ओके, तो थैंक यू वेरी मच ऋत्विका फॉर हैविंग अस टुडे, है ना। मिलते हैं आपसे कैंपस में भी, और जब भी आपको ज़रूरत मिले तो, है ना, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो हमारे पूरी स्टडी कैपिटल इज़ हियर फॉर यू। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑडियंस फॉर हैविंग अस, थैंक यू वेरी मच।